दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑल इम्पोर्टेंट टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग क्विकली स्टडी करेंगे और हम एक इल्यूस्ट्रेशन को सभी टेक्निक्स से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो ये दोनों काम करेगा, एक तो क्विक स्टडी भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा फ्रेंड्स कैपिटल बजटिंग चैप्टर का। मेनली ये वीडियो सीए इंटर एफएम के स्टूडेंट्स के लिए है, मगर जो दूसरे टाइप स्टूडेंट्स है जैसे बीकॉम एमकॉम वगैरह, सीएस सीए में, तो वे भी इनका बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस इल्यूस्ट्रेशन को हम यूज़ करेंगे स्टडी के लिए, तो आप डेटा समझ लीजिए। एक प्रोजेक्ट है और 5 ईयर लाइफ है उनकी, और कैश फ्लोज यहाँ पर दिए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज़, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर देर आर 5 कैश इनफ्लोज इन द फ्यूचर, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 30,000। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसको हम डिस्काउंट रेट की तरह यूज़ करेंगे, वो बेसिकली डिपेंड करता है इन फ्यूचर कैश इनफ्लोज के रिस्क पे। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी। जितने ये सब फ्यूचर के कैश इनफ्लोज है, तो ये अनसर्टेन है। जितनी अनसर्टेनिटी ज़्यादा इतना रिस्क ज़्यादा, और जितना रिस्क ज़्यादा इतनी ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली क्या होती है दोस्तों? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हम फर्म को पे करना रहता है उन कैपिटल प्रोवाइडर्स को जिन्होंने ये 1 लाख कैपिटल प्रोवाइड किए। सपोज ये 1 लाख कैपिटल हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स से लिया है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिनिमम ये रिस्क के हिसाब से 12% रिटर्न हमको पे करना है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 1 लाख हमने बैंक से लोन लेके लिया है, तो हमको बैंक को 12% मिनिमम रिटर्न देना रहेगा। इसका ये अर्थ होता है दोस्तों। ओके, तो अभी हम 5 जो इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है कैपिटल बजटिंग की, इनको, इस इल्यूस्ट्रेशन को इन पांचों टेक्निक से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो एनपीवी टेक्निक, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टेक्निक, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जिसको डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर भी बोलेंगे, और इसके साथ साथ एनपीवी इंडेक्स जिनको नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, वो भी साथ में कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। फिर फोर्थ हम पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड्स। ने फिर लास्ट फिफ्थ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। तो सभी पांचों टेक्निक्स का क्विक स्टडी और रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते। आप भी मेरे साथ लिखिए, क्योंकि इसमें हमारा मेनली फोकस कैलकुलेशन पे रहेगा। तो आप मेरे साथ कैलकुलेट करते हैं तो ही आपको मज़ा आएगा फ्रेंड्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपीवी टेक्निक से शुरुआत करते हैं। एनपीवी टेक्निक, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें हम दोस्तों क्या करते हैं कि ये सभी कैश फ्लोज की जो फ्यूचर के कैश इनफ्लोज है उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर उनका समेशन करते हैं और उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट करेंगे। कौन सा डिस्काउंट रेट हम यूज़ करेंगे? 12%। दोस्तों, मैं एज्यूम करता हूं कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट पूरी तरह से जानते हैं। अगर नहीं उसमें कुछ आपको रिक्वायरमेंट है रिवीजन की या स्टडी की, तो आप हमारे जो फ्री वीडियोज़ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी सीरीज़ के हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो देख लेना। चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। देखो, एनपीवी हम जब आईआरआर कैलकुलेट करेंगे तो भी हमको एनपीवी कैलकुलेट करनी होगी ट्रायल एंड एरर बेसिस पे। तो ये टेबल में हम इनफैक्ट 3 बार टाइम सेव करने के लिए एक ही टेबल में दोनों कंप्यूट करेंगे हम, एनपीवी और उसके बाद आईआरआर। तो थोड़ा कॉलम्स ज़्यादा बनेगा इसमें। तो ईयर, कैश फ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है,
फिर यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पर हम यहाँ पर मैं जगह छोड़ रहा हूँ राइट साइड पे। जो हम आईआरआर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे दोस्तों। ओके, चलो। देयर आर ईयर्स में 5 साल है, 1 2 3 4 5। ओके, चलो। व्हाट आर द कैश फ्लोज? फर्स्ट ईयर में कितना है? 20,000। फिर 30,000। यहाँ पर है देखो, 20 30 40 50 30। 20 30 40 50 30। ओके, अभी डिस्काउंट फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते। So what will be the present value factor for the first year? 1/1.12। तो आप 1.12 डिवाइड, चलो एक बार इज इक्वल टू प्रेस किया तो 0.893। पहले सब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लिख लेते हैं। हमेशा याद रखो, अगर सम के अंदर प्रॉब्लम में, क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो हमको वही फैक्टर यूज करना रहता है सम सोल्व करने में। और अगर कुछ नहीं दिया है तो आप जनरली 3 डेसिमल तक आपको वैल्यूज लेनी है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही सम सी इंटर एफएम में एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये एग्जाम जैसा भी सम ऐसे ही हो जाएगा। चलो एक बार और इज इक्वल टू प्रेस करो। नॉन सिंपल कैलकुलेटर से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। 0.797, तो ये हो जाएगा सेकंड ईयर का। एक बार और 0.712, राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ। एक बार और 0.636। ये बेसिकली क्या है? 1/1.12 रेस टू 4, और लास्ट में 1/1.12 रेस टू 5, तो 0.567। ओके, चलो अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। 20,000 इंटू 0.893, तो कितना? 17,860। फिर 30,000 इंटू 0.797, तो 23,910। 23,910। फिर 40,000 इंटू 0.712, 28,480। फिर 50,000 इंटू 0.636, तो 31,800। फिर 30,000 इंटू 0.567, तो ये 17,010। तो ये प्रेजेंट वैल्यूज आ गई फ्रेंड्स, सभी 5 कैश इनफ्लोज की। और अभी इनका समेशन करेंगे। तो जीटी का फंक्शन आप प्रेस करो, तो 119,060 ग्रॉस टोटल। और फिर इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फ्रेंड्स ये जो फिगर है 119,060, इनको हम टेक्निकली बोलते हैं वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट की इतनी वैल्यू है, ऐसा मीनिंग हुआ। मतलब कि अभी ये प्रोजेक्ट को हमको आज बेचना है, तो हम इससे कम दाम में हमको इसको नहीं बेचना चाहिए। चलो इसमें से अभी लेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिडक्ट करो आप। INB मीन्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये 1 लाख है। तो NPV कितनी आ जाएगी दोस्तों? ये 1 लाख था, याद रखो। हाँ।
अभी देखो ये नेगेटिव कैश आउट ये नेगेटिव कैश फ्लो है, तो इसको कैश आउटफ्लो, तो 19,060 व्हाट इज द एनपीवी? जो फाइनल आंसर है वो मैं रेड कलर में लिख रहा हूँ, 19,060। तो फ्रेंड इनका मतलब क्या हुआ? तो इनका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो ओनर्स है, उनकी वेल्थ में अगर इस प्रोजेक्ट को कंपनी एक्सेप्ट करती है तो उनकी वेल्थ में 19,060 का इंक्रीज होगा। ये होता है एनपीवी का मीनिंग। ओके, तो फ्रेंड्स हमने एनपीवी टेक्निक समझ ली। यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही डिस्काउंट रेट बढ़ता है, जैसे अभी सपोज कि हम डिस्काउंट रेट 12% की जगह पे 13% लेते, तो ये सभी प्रेजेंट वैल्यूज और कम होगी, क्योंकि डिस्काउंट रेट कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में जाता है। तो एनपी वैल्यू और एनपीवी दोनों कम होंगे, तो जितना डिस्काउंट रेट ज़्यादा इतनी एनपीवी कम। तो फ्रेंड्स अभी ये एनपीवी तो पॉजिटिव है, तो अभी और आगे बढ़ा देंगे हम डिस्काउंट रेट, तो एक डिस्काउंट रेट ऐसा आएगा जहाँ पर ये एनपीवी जीरो हो जाएगी, तो वही डिस्काउंट रेट को हम बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली क्या चीज़ होती है कि वो डिस्काउंट रेट है कि जिस पे प्रोजेक्ट की एनपीवी जीरो होती है, मतलब ये प्रोजेक्ट पे हमको इतना रिटर्न मिल रहा है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमको एक बात आपको समझ में आ गई कि ये एनपीवी पॉजिटिव है, तो रेट बढ़ाने से एनपीवी कम होती है। तो अभी हमको एनपीवी कम करके ज़ीरो करनी है, तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और ये सब्सटेंशियली पॉजिटिव है 19,061 लाख पे, तो खास से ये पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है, तो रेट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। पर एग्जैक्टली कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका कोई वैसे तो फिक्स्ड रूल नहीं है, हम ट्रायल एंड एरर मेथड ही यूज़ करते हैं। मगर फिर भी एक रूल ऑफ थंब है जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो ये रूल ऑफ थंब हमेशा काम नहीं करता, कुछ कुछ सिचुएशन में ये ब्रेक डाउन भी हो जाता है, मगर काफ़ी सिचुएशंस में चल भी जाता है, तो याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। ये रूल ऑफ थंब आपको कहीं पर लिखना नहीं है, तो कहीं पर एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो कहीं पर उसके कैलकुलेशन दिखाने के नहीं है, बस जस्ट मेंटली रफ में इसका यूज़ करो। तो फ्रेंड इसमें क्या करते हैं कि सभी जो कैश फ्लोज कैश इनफ्लोज इनका टोटल कर देते हैं। तो इनका टोटल कितना आएगा, तो कि 2030 मीन्स 50,000 प्लस 40,000 90,000, 90,000 प्लस 51,40,000 एंड प्लस 1,70,000। तो इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 70,000। ओके, तो इस तरह से सभी कैश इनफ्लोज के टोटल में से विदाउट डिस्काउंटिंग, सभी कैश इनफ्लोज में के टोटल में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर दो, तो अभी यहाँ पर 70,000 आ रहा है दोस्तों। तो अभी 70,000 इनको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करो, 70,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 14,000। तो 14,000 का अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज निकालो, तो कितना आ रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, तो अभी आ रहा है 14%। फिर उनको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना आ रहा है 21%। ओके, वापिस मैं उसको प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ। सभी कैश इनफ्लोज का टोटल, फिर इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डिडक्ट, तो आ रहा है 70,000 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ 5 है। तो एवरेज कैश फ्लो कितना हुआ? एवरेज कैश फ्लो हुआ अ, अभी 14,000। तो ऐसे एवरेज कैश फ्लो निकालो, स्टेप 1। फिर एवरेज कैश फ्लो को इनिशियल इन्वेस्टमेंट के से डिडक्ट करो, तो आपको आ जाएगा रेट ऑफ, एक टाइप का रेट ऑफ रिटर्न। जैसे अभी 1 लाख से डिवाइड करो तो 14% आ जाएगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। और उसको फिर 1.5 इनफैक्ट आइडियली स्पीकिंग जो कैश फ्लोज की पैटर्न रहती है उसके हिसाब से ये फिगर थोड़ा चेंज करना चाहिए, मगर हम ऐसा रूल नहीं बना सकते, प्रॉब्लम को देख के कितना चेंज करना वो पता नहीं चलेगा। तो 1.5 ही लेके चलो, कभी कभी ये मेथड ब्रेक डाउन हो जाती है। इन मेथड का तभी यूज़ करो आप
कि जब कैश फ्लोज ट्रेडिशनल टाइप के हैं मगर ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग कैश फ्लो रहते तो फिर ये मेथड ठीक तरह से काम नहीं करती दोस्तों। तो अभी 14 ये आ गए, इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 21% आ गए। ओके, चलो अभी आपको क्या करना है कि कैश फ्लो की पैटर्न को देखो कि बिगर कैश हायर कैश फ्लोज बिगिनिंग में है या एंड में। चलो यहाँ पर बिगिनिंग में 20,000 અને 30,000 का कैश फ्लो है અને 40,000 અને 30,000 का एंड में है, तो हायर कैश फ्लोज एंड में है। चलो अगर हायर कैश फ्लोज बिगिनिंग में है तो आपको 21% से ज़्यादा रेट लेना चाहिए ट्रायल एंड एरर के लिए। और अगर आपका हायर कैश फ्लोज एंड में है तो 21% से कम। यहाँ पर हायर कैश फ्लोज एंड में है तो हम 21% से कम रेट लेंगे। तो कितना लेंगे, चलो हम 19% से लेते। फिर हम क्या करेंगे, देखो हम ए से दो एनपीवी निकालेंगे, दो डिस्काउंट रेट्स सिलेक्ट करेंगे और दो एनपीवी निकालेंगे ए से कि एक एनपीवी पॉजिटिव हो और एक एनपीवी नेगेटिव हो। फिर हम एक इंटरपोलेशन टेक्निक जिसको बोलते हैं वो यूज़ करेंगे। और हम जानते हैं कि आईआरआर वो डिस्काउंट रेट है जिस पे एनपीवी ज़ीरो है, तो आईआरआर वो दोनों रेट के बीच में रहेगा दोस्तों। तो आइए हम 19% से कैलकुलेट करते हैं, 19% से। तो यहाँ पर सेम स्टाइल से आप एक काम करो कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 19% से लो, देखते हैं कि पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। अगर फिर उसके हिसाब से दूसरा रेट सिलेक्ट करेंगे। अगर इस रेट पे एनपीवी पॉजिटिव आती है तो मतलब उनको और कम करना है तो रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। और अगर एनपीवी नेगेटिव आती है तो फिर एनपीवी को बढ़ाना है, मतलब रेट को कम करना है। तो देखते क्या होता है। सपोज 19% पे कैलकुलेट करो। चलो 1.19, 19% मीन्स डिवाइडेड बाई 100 तो 0.9, 1.19 डिवाइड, चलो इज इक्वल टू 0.840। पहले मैं डिस्काउंट फैक्टर लिख लेता हूँ 0.840। चलो एक बार और इज इक्वल टू 0.706, एक बार और, मतलब 1.19 रेज टू 3, 1/1.19 रेज टू 3, 0.593। चलो 0.499, 0.419। अभी दोस्तों मल्टीप्लाई करते हैं 20,000 इंटू 0.840 कितना आया, 16,800। यहाँ पर एक और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा, वो हम अभी बाद में डिसाइड करेंगे कितना रेट लेने का। चलो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 16,800। ओके, चलो अभी 30,000 इंटू 0.706 तो 21,180। 30,000 इंटू 0.706, 21,180। फिर 40,000 इंटू 0.593, 23,720। 50,000 इंटू 0.499, 24,950। 24,950। फिर 30,000
12,570। तो इन सब का भी टोटल कर देते दोस्तों। तो कितना आया? 99,920। अभी दोस्तों इसमें से आप 1 लाख लेस करो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो क्लियरली एनपीवी नेगेटिव आएगी। कितनी एनपीवी नेगेटिव आती है? 780। 1 लाख 99,220 माइनस 1 लाख, तो 780। ये नेगेटिव है, तो इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फ्रेंड्स। मतलब ये डिस्काउंट रेट पे तो एनपीवी नेगेटिव हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईआरआर अभी 19% से ज़्यादा होगा या कम होगा? आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पे एनपीवी ज़ीरो होती है। तो एनपीवी अभी यहाँ पर नेगेटिव हो गई है, तो हमको एनपीवी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एनपीवी को बढ़ाएंगे तो रेट कम होगा। तो ऐसा पता चल रहा है कि आईआरआर 19% से कम होगा फ्रेंड्स। तो एक और रेट से ट्राई करनी पड़ेगी। चलो अभी सपोज कि हम ज़्यादा दूर, अभी देखो ज़्यादा ये बड़ा फिगर होता तो हम ज़्यादा कम करते इसको, मगर ये नॉमिनल है तो हम 1% से ही कम करते, तो 18% से ट्राई करते हैं। देखो ये रेट सिलेक्शन में अगर कोई स्टूडेंट से 20% या 18% या 20% के ऐसे कैलकुलेट करता है तो चलेगा। जो माइनर डिफरेंसेस आएंगे आंसर में वो अलाउड रहते हैं, और इसमें आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी 18% मतलब 0.18, तो 1.18 डिवाइडेड बाय, चलो फर्स्ट डिस्काउंट फैक्टर 0.847, 0.847। 0.718, 0.609, 0.609। एक बार और 0.516, एक बार और 0.437। ओके, चलो अभी दोस्तों मल्टीप्लाई करते 20,000 इंटू 0.847, तो ये हो जाएगा 16,940 प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 16,940। अभी दोस्तों 30,000 इंटू 0.718, 21,540, तो 40,000 इंटू 0.609, ये आ गया 24,360। 50,000 इंटू 0.516, 25,800। 30,000 इंटू 0.437, चलो ये गया 13,110। अभी दोस्तों इनका टोटल कर दो प्रेस जीटी की ग्रॉस टोटल की, तो 101,750, 101,750। तो इसमें से 1 लाख को डिडक्ट करो तो पॉजिटिव एनपीवी आ गई, हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। देखो जनरली आपको ऐसे रेट्स सिलेक्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पर बेसिकली कर क्या रहे हैं कि एज्यूम कर रहे हैं कि एनपीवी
एंड डिस्काउंट रेट दे आर लीनियरली रिलेटेड, मगर दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। तो हम जो स्टूडेंट्स मैथ समझ रहे हैं वही ये चीज़ को समझ पाएंगे। जो नहीं समझ जो मैथ्स का ये फंडा जिनका क्लियर नहीं है उनके लिए ये बात नहीं है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, सिर्फ 1-2 मिनट की बात है। अगर हम एज्यूम करते हैं कि एनपीवी इज ए लीनियर फंक्शन लीनियरली रिलेटेड टू डिस्काउंट रेट, तो हमको दो पॉइंट्स पता रहेगा। अगर ये लाइन के दो पॉइंट्स, तो उसकी फिर उसको इंटरपोलेशन करेंगे, हम स्लोप इक्वलाइज करेंगे। और इंटरपोलेशन, जिनको इंटरपोलेशन टेक्निक बोलते हैं, क्योंकि फिर लाइन का स्लोप कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। तो कोई भी दो पॉइंट लो आप, तो सेम स्लोप आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इंटरपोलेशन करेंगे और इंटरपोलेशन से हम आईआरआर को एस्टिमेट करेंगे। ये सिर्फ इन स्टूडेंट्स के लिए था जो मैथ्स का ये स्लोप का फंडा वगैरह जानते हैं। अगर इनकी सोल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो जानते थे वो समझ जाए, जो नहीं जानते हैं मैथ्स का ये फंडा, वो इस बात को इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया, 1750। अभी ये पॉजिटिव है, तो मतलब एनपीवी 0 होती तब जब होगी तब आईआरआर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस एनपीवी को हमको कम करना पड़ेगा, मगर इतना भी कम नहीं कि 780 आ जाए नेगेटिव, मीन्स 0। तो 0 हम कम करेंगे तो क्या होगा कि डिस्काउंट रेट बढ़ेगा, 18% से बढ़ेगा, क्योंकि वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो डिस्काउंट रेट 18% से बढ़ेगा, मगर 19 तक नहीं जाएगा, क्योंकि 19 से तो ये हो जाती है नेगेटिव। तो ये दोनों के बीच में रहेगा। अभी ये बीच का फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप ये केयरफुली देखो। यहाँ पर अभी देखो, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर दो मेथड है अभी। एक है कॉमन सेंस मेथड, दूसरी है स्लोप मेथड। अभी कैलकुलेट करने की स्लोप मेथड मैथमेटिकल मेथड है, जिसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अभी मैं देने की कोशिश कर रहा था, मगर यहाँ पर स्लोप मेथड में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि इट इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके लिए हम एक अलग लेक्चर सी इंटर एफएम में रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें साथ साथ में स्लोप का फंडा भी आपको बेसिक लेवल से समझाता हूँ। तो जो स्टूडेंट्स को स्लोप का फंडा पता नहीं है, वो लेक्चर देख के स्लोप का पहले फंडा समझ सकते हैं और उसके बाद वो टेक्निक समझ सकते हैं। बट ये ऑप्शनल रहता है, जिन स्टूडेंट्स को मैथ्स में रुचि रहती है उनको ही वो देखना है। वैसे एग्ज़ाम के लिए दो मेथड की ज़रूरत नहीं है, दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आता है। तो ये कॉमन सेंस वाला अप्रोच चलेगा। जो आपका जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसमें भी ये कॉमन सेंस वाला मेथड के बेस पे जो है डिस्कशन, उनके बेसिस पे ही है। मगर आप स्लोप मेथड से भी जाओ तो भी सेम फॉर्मूला डिराइव होती है जो आईसीआई यूज़ करती है। आईसीआई ने फॉर्मूला का डिराइवेशन डिस्कस ही नहीं किया है बिल्कुल, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप एक ही मेथड फॉलो करो, हम यहाँ पर वही मेथड हम फॉलो करेंगे। अभी देखो यहाँ पर डिस्काउंट रेट, मैं लिखता हूँ, और यहाँ पर एनपीवी। अभी आप मुझे बताओ कि जब डिस्काउंट रेट, यहाँ पर कितना डिस्काउंट रेट था, 19%, और एनपीवी कितनी आई, नेगेटिव 780 नेगेटिव। वे देखो इसको मैं, ये ज़्यादा रेट है तो इसको मैं, एक काम करो, मैं पूरा मैटर नीचे ही लिखता हूँ, यहाँ पर जगह थोड़ी कम है। ये समझाने के लिए अभी 19% थोड़ा ज़्यादा रेट है, 18% पहले लिखता हूँ, क्योंकि पहले वो 18% और उस पर आती है एनपी 1750। ओके, अभी देखो जब एनपीवी 0 होगी तो उसके सामने जो डिस्काउंट रेट रहेगा वो आईआरआर रहेगा। ओके, तो अभी वो जो फॉर्मूला आईसीआई यूज़ करती है या सभी टेक्स्ट बुक यूज़ करती है, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी ये डिस्कशन एप्लीकेबल है। सी में सी एस स्टूडेंट्स, बी कॉम, एम कॉम, बी बी एम बी ए। ओके, तो ये सभी इनको समझ सकते हैं दोस्तों। तो
अभी सुनो ये कैसे फॉर्मूला डिराइव होती है। हमको ये बीच वाला आईआरआर कैलकुलेट करना है कि जहाँ पर एनपीवी 0 आ रही है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर आप एक बार देखो कि अभी 1750 से हम -780 तक जा रहे हैं। 1750 से -780 तक जब हम जाते हैं तो डिस्काउंट रेट 1% से बढ़ता है, तो हमको बीच में रुकना है। तो जस्ट 1750 ही नीचे जाना है, तो हम प्रोपोर्शनेटली आज क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना डिस्काउंट रेट बढ़ेगा। ओके, तो चलो 1750 से 780 जाते हैं, तो हम कितना नीचे जाते हैं बताओ, चलो कितना नीचे जाते इस दोनों के बीच में। ओके, तो कि 1750, अभी 1750 नीचे गए तो 0 आ गया, पर हमको 780 तक जाना है, तो 780 और नीचे जाना पड़ेगा, तो 2530। वैसे ये आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1750 माइनस दोनों का डिफरेंस, ये -780 है, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1750 प्लस 780, तो ये 2530 आ गया। मतलब कि हम जब 1750 से 2530 नीचे जाते तो ये डिस्काउंट रेट जो है ये एक 1% से बढ़ रहा है, 1% से बढ़ रहा है। ओके, मगर हमको आईआरआर तक ही जाना है, हमको 1% नीचे नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना है, हमको आईआरआर तक की इसको बढ़ाना है। देखो यहाँ पर इसके कम होने से ये बढ़ रहा है क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि हम सिर्फ 1750 ही नीचे गए, 1750 ही नीचे गए, तो प्रपोर्शनेटली कितना नीचे गए, तो ये अभी यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर अभी हमको यहाँ तक ही नीचे जाना है, तो ये हो गया 1750। यो प्रपोर्शनेटली हम कितना नीचे गए, तो क्या प्रपोर्शनेटली हम कितना नीचे गए, तो क्या 10750 अपॉन 2530, 2530, तो कितना आ गया देखो 1750 डिवाइडेड बाय 2530। हम 0.6917 नीचे गए, 0.6917, कितना नीचे गए 0.6917, तो 0.69 नीचे गए सर, समझो राउंड ऑफ करके 0.69, तो 0.69%। अभी देखो तो इतना ही इसका यहाँ पर 1% का इतना ही सेम प्रपोर्शन, दोनों साइड पे हम लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम कर रहे, तो दोनों साइड पे प्रोपोर्शन सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनेटली कितना नीचे गए 0.69, तो यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर कितना नीचे जाएंगे, यहाँ पर तो के 1, अभी आप ये 1 दोनों के बीच का डिफरेंस है, ये 1 होने से जरूरी नहीं है, ये कभी 2% या 5% भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस टू रेट्स। तो यहाँ पर ये 1% है, तो 1% भी इतना ही नीचे जाएंगे, इतना ही ऊपर जाएंगे, कितना 0.69। देखो ये 0.69 सेम रहेगा, जो यहाँ पर कैलकुलेट किया वही यहाँ पर आएगा, ये 1% यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया 0.69%। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर 18% पे 0.69% ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर एनपीवी 0.69 प्रपोर्शन कम होगी, और इतनी कम होगी तो 0 हो जाएगी, तो मतलब आईआरआर हमको मिल गया। तो अभी आईआरआर कितना हो जाएगा, %18 प्लस 0.69%, 18.69%। तो दोस्तों इस तरह से कॉमन सेंसिकली मैंने आपको बताया कि कैसे आईआरआर कैलकुलेट होता है। आपको अगर इसको वापस सुनना है तो वीडियो को रिप्ले कर लो इस पोर्शन को, तो आपको और पक्का हो जाएगा। ओके, अभी ये सब आपको यहाँ पर मैंने इसलिए ड्रॉ किया, दिखाया कि मुझे आपको समझाना था।
मगर जब आप एग्जाम लाइक सिचुएशन में इसको सोल्व कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट इनको दिखाना है कैलकुलेशन पे। तो हम कैसे दिखाते हैं वो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पर दिखा रहा हूँ कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आईआरआर को अभी पहले एनपीवी टेक्निक हमने समझ ली, अभी ये दूसरा आईआरआर टेक्निक। देखो हम यहाँ पर आईआरआर कैसे कैलकुलेट करें। चलो अभी यहाँ पर कोई भी रेट से आप स्टार्ट कर सकते। यहाँ पर कोई भी रेट है 18% या 19% से भी स्टार्ट कर सकते, तो भी आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा दोस्तों। तो अभी 18% से स्टार्ट करते, तो यहाँ पर 18% लिखो। चलो अभी हमको पता है कि 18% पे कुछ परसेंटेज हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आईआरआर 18 और 19% के बीच में है, तो प्लस। हाँ, अभी ये जो प्रपोर्शन का कैलकुलेशन है ये 1750 डिवाइडेड बाई 2530, ये प्रपोर्शन हम कैलकुलेट करेंगे। हर बार ये आपको ये सब आपको मेंटली माइंड में फॉर्म करो ये सब पिक्चर, और फिर ये फिगर यहाँ पर डायरेक्टली लिखो। तो आपको आपको ये प्रपोर्शन लिखना है 0.69 का प्रपोर्शन। तो ये कैसे आता है, तो कि 1750 डिवाइडेड बाई 2530, तो 1750 2530। तो ये आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे। देखो ये 18% पे एनपीवी है, ये 18% पे एनपीवी कितनी आ रही है 1750, तो इसको लिख दो। और ये फिर दोनों एनपीवी के बीच का डिफरेंस है, अभी ये आप डायरेक्टली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो 2530। तो अभी ये समझ में आ गया ना, यहाँ पर जैसा भी रेट लिया हो वो एनपीवी आप लो। जैसा भी फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेटिवली, देखो ऑल्टर्नेटिवली सेम आंसर आएगा। 19% से हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर 19% वाली एनपीवी लेंगे, तो 19% वाली एनपीवी कितनी आएगी, तो क्या -780। तो -780 लो, डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ऐसे। ओके, फिर मल्टीप्लाई करो। अभी देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि ये प्रोपोर्शन सेम प्रोपोर्शन रहेगा दोनों साइड पे, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है। तो अभी इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको इस प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अभी ये प्रोपोर्शन तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो अभी गैप जो रेट का गैप है, रेट का गैप तो वो अभी हम लेंगे। तो रेट का गैप है 1%। दोनों के बीच का गैप गैप कितना है, देखो 18 और 19% के बीच का रेट का गैप है 1%। अभी रेट के गैप को टेक्निकली हम डेल्टा आर बोलते हैं। डेल्टा मीन्स गैप डिफरेंस, और इसको हम टेक्निकली बोलते हैं डेल्टा एनपीवी। तो भी रेट का गैप आ गया 1%, तो भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी 1%, आप ट्राई करो दोनों, तो सेम आंसर आएगा। चलो ये आ रहा है 18 प्लस पॉइंट, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था ना 0.69, तो ये हो जाएगा। अभी फाइनल आंसर है तो रेड कलर में लिखो 18.69%। ओके दोस्तों, और यहाँ पर चलो -780 डिवाइडेड बाय 2530 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस 0.31। तो ये हो जाएगा 19% माइनस 0.31%। तो ये भी फाइनली सेम आंसर आएगा दोस्तों 18.69%। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि आइदर साइड आप जाओ तो आंसर सेम आएगा। अभी आपको इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखो इस तरह से होती है फॉर्मूला। देखो आईआरआर, चलो ये एक रेट को हम R1 बोलेंगे और दूसरे रेट को आर, जैसे अभी इसको हम R1 बोलते हैं और इसको बोलते हैं R2।
और दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा आर। और एनपीवी को भी इस तरह से बोल सकते, अभी एनपीवी 1 और एनपीवी 2। तो फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगी दोस्तों कि आईआरआर क्या रहेगा कि कोई भी रेट ले लो, R1 ले लो या R2 ले लो, चलो R1 लेते हैं, तो प्लस अभी एनपीवी 1 लेंगे, अगर R2 लिया है तो एनपीवी 2 लेंगे। सपोज कि दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, R2 लो तो भी चलेगा, एनपीवी 2 जो R2 पे है, डिवाइडेड बाय डेल्टा एनपीवी कर दो 2530, यहाँ पर भी डेल्टा एनपीवी कर दो અને मल्टीप्लाइड, ये हो गया प्रपोर्शन जो हमने कैलकुलेट कर रहे थे 0.69। फिर उनको रेट के गैप से मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा आर, ये जहाँ पर 1% है, ये 2% या 5% भी हो सकता है, जो भी हो। तो ये हो गई फॉर्मूला। अभी देखो ये फॉर्मूला, अभी एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला को प्रूव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन दिखाओ ए से, અને ये मेंटली फॉर्म करो आप पिक्चर में। वंस अगेन मैं ब्रीफली रिपीट कर दूंगा, कोई भी रेट ले लो, जो 18% वाली एनपीवी ले लो, डिवाइड बाय डेल्टा एनपीवी, एनपीवी का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट का डिफरेंस डेल्टा आर, आंसर आ गया। किसी भी साइड से जाओ। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारा आईआरआर टेक्निक हो गया। अभी बाकी की जो टेक्निक्स है वो थोड़ी इजी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है दोस्तों, जिसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं पीआई, उनको ऑल्टरनेटिवली डिजायरेबिलिटी फैक्टर डीएफ या बेनिफिट कॉस्ट रेशियो बीसीआर भी बोलते, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। ओके, तो उनकी बेसिक फॉर्मूला क्या रहती है? देखो ये बहुत ही सिंपल चीज है, ये रिलेटिव मेजर है, एनपीवी एब्सोल्यूट मेजर थी, ये रिलेटिव मेजर है, आईआरआर भी रिलेटिव मेजर है। चलो पीआई, तो उनका ये है कि सम ऑफ सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला नोटेशन है। चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ले लो, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स भी बोलते हैं। चलो डिवाइडेड बाय, अगर एक ही कैश आउटफ्लो है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वही लेना है आपको, और अगर मल्टीपल कैश आउटफ्लोज है तो सभी कैश आउटफ्लोज की आप प्रेजेंट वैल्यू ले लो और उसका सम कर दो, तो सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये पार्ट तभी एप्लीकेबल होता है कि जब मल्टीपल कैश आउटफ्लोज होते हैं, नॉर्मली तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तक की बात होती है। तो चलो यहाँ पर ये कितना था, सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, हमें यहाँ पर हम हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला आपको सब देखना है। चलो 119060 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 119060 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1.90 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसके साथ जुड़ा हुआ है एक दूसरा जो एनपीवी इंडेक्स कहते हैं, और वो भी इजीली कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स। तो एनपीवी इंडेक्स और नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इज इक्वल टू नेट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। तो ये यहाँ पर कितना आएगा एनपीवी इंडेक्स, तो सिंपल है, एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ऑल्टरनेटिवली अगर मल्टीपल कैश आउटफ्लोज है तो सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज, तो ये हो जाएगा 19,060 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 0.19। ऑल्टरनेटिवली दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं इनकी फॉर्मूला कि इट इज पी आई -1, जो भी आपने पी आई कैलकुलेट किया -1, तो यहाँ पर 1.19 -1, तो ये हो जाएगा 0.19। अभी ये फिगर आंसर है तो उनको रेड कलर में लिख देते हैं। ओके, चलिए ये हो गया थर्ड। अभी फोर्थ फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करते हैं पेबैक पीरियड, पीबीपी, पेबैक पीरियड। तो पेबैक पीरियड क्या होता है बेसिकली, क्योंकि पेबैक पीरियड बेसिकली क्या होता है, तो कि इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम
ओवर विच इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख है, तो हमको 1 लाख रिकवर करना है फ्रेंड्स। तो 1 लाख को हम कैसे रिकवर करते हैं, देखो अभी 1 लाख को कैलकुलेटर में एंटर कर दो आप, आपको इस तरह से जाना है। चलो ओके, 1 लाख हमको रिकवर करना है। चलो पहले साल में 20,000, तो क्या -20,000, ओके। चलो अभी कितना बचा, 80,000। अभी सेकंड ईयर में चलो -30,000, फॉलो करो मेरे साथ कैलकुलेशन। चलो अभी 50,000 बचा रिकवर करने को बाकी है, तो अभी 40,000 थर्ड ईयर में, ओके। तो अभी थर्ड ईयर के बाद 10,000 रिकवर करना बाकी है। थर्ड ईयर के बाद आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट पहले एंटर करना है कैलकुलेटर में, और फिर सब कैश इनफ्लोस को डिडक्ट करते जाओ। तो 10,000, जब ये फिगर जीरो आएगा तब पेबैक पीरियड आएगा, क्योंकि वहाँ पर ही आपका पूरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट फुली रिकवर हो गया। तो अभी मुझे 3 साल के बाद 10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर करना बाकी है, 10,000। तो अभी फोर्थ में -50 को दूंगा तो नेगेटिव मीन्स ओवर रिकवरी हो जाएगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि पेबैक पीरियड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में आएगा। तो कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में कितना कैश इनफ्लो है, तो कि 50,000, मगर मुझे हमको रिकवर करना है सिर्फ 10,000, तो प्रोपोर्शनेटली लेंगे। तो पेबैक पीरियड कितना आएगा, देखो पेबैक पीरियड यहाँ पर कि 20,000, अभी मुझे 10,000 रिकवर, ये 10,000 कैसे कैलकुलेट करते वो मैंने आपको बताया कैलकुलेटर में। और फिर जिन दो पॉइंट के बीच में ये आ रहा है, मीन्स अभी यहाँ पर 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो फोर्थ ईयर का टोटल कैश इनफ्लो हम लेंगे। तो फोर्थ ईयर का टोटल कैश इनफ्लो है 50,000, देखो आप 3, हाँ। तो इतना प्रपोर्शन हमको 3 इयर्स पे चढ़ाना है, इतना प्रपोर्शन। तो ये हो गया, चलो 3 इयर्स प्लस इतना ईयर्स, तो ये हो गया 0.2, तो 3.2 ईयर्स। तो ये हो गया दोस्तों पेबैक पीरियड, इस तरह से 3 इयर्स। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 3 इयर्स, यहाँ तक 10,000 अभी रिकवर करना बाकी था। तो फोर्थ ईयर में 50,000 है, सो प्रपोर्शनेटली 0.2 ईयर्स में ये 10,000 रिकवर हो जाएगा। तो 3.2 ईयर्स फ्रेंड्स, ओके। चलो अभी दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हम क्या करते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज़ करते हैं। पेबैक पीरियड में कैश फ्लोज जैसे आए हैं वही यूज़ करते हैं, मगर पेबैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, ये उनकी एक बड़ी लिमिटेशन होती है। तो डिस्काउंटेड के पेबैक पीरियड में ये लिमिटेशन दूर हो जाएगी दोस्तों। तो अभी चलो 1 लाख ले लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू है। सेम स्टाइल सेम अप्रोच, अभी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज हम डिडक्ट करेंगे। चलो 17,860, ओके। तो कितना बचा, 82,140। चलो अभी सेकंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू डिडक्ट करेंगे, जो रिकवर हो जाएगी 23,910, 23,910, ओके। चलो अभी कितना बचा, 58,230। अभी 28,480 को डिडक्ट करेंगे, 28,480। चलो माइनस 28,480। चलो अभी 29,750। अभी 29,750 से ये 31,800 ज़्यादा है। उसका मतलब क्या हुआ कि 29,750 थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के बीच में रिकवर होगा। तो सेम प्रपोर्शन लेते हैं ना, 29,750 डिवाइडेड बाई 31,800, इतना प्रपोर्शन। तो इतना प्रपोर्शन 3 में ऐड करेंगे तो हमको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मिल जाएगा। तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखो, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। चलो 3 इयर्स, 3 इयर्स प्लस कितना, 29,750 अभी रिकवर करने का बाकी है। एंड व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ऑफ द थर्ड ईयर, ये अभी है दोस्तों 31,800।
तो 31,800 से उसको डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया आंसर। कितना आ रहा है देखो, डिवाइडेड बाय 31,800, 0.94, तो 3.94 ईयर्स। तो आपको पता चला कि कैसे डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट होता है। अभी लास्ट फ्रेंड्स हम देखेंगे कि कैसे मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हम कैलकुलेट करते हैं, मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, फिर हमारा डिस्कशन खत्म। अभी मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कि ये भाई कैश इनफ्लोज को, मॉडिफाइड इंटरनल रिटर्न बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के नेचुरल कैश फ्लोज तक रुक जाते थे, फिर उसके बाद हम री इन्वेस्टमेंट की नहीं सोचते थे। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 20,000 हमको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, तो हमको एक्चुअली प्रोजेक्ट की लाइफ तो 5 साल की है। तो जब हम IRR वगैरह कैलकुलेट करते हैं तो 5 साल का बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, तो 5 साल में इसको बेसिकली 4 साल तक तो री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, 4 साल। तो अभी आप पूरी सोच आप बदलो, पूरा 5 ईयर का थिंकिंग करो, तो फिर हम जो IRR कैलकुलेट करेंगे उसको बोलते हैं MIRR, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो अभी स्टूडेंट्स हम 20,000 को 4 ईयर्स के लिए री इन्वेस्ट करेंगे, 30,000 मिल रहा है एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, तो इसको 3 साल के लिए री इन्वेस्ट करेंगे। इन 40,000 को 2 ईयर्स के लिए और 50,000 को 1 ईयर के लिए, ये तो ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर है। और फिर उनकी टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू उसका सम करेंगे, जिसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। कौन से रेट पे हम इसको री इन्वेस्ट करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी थी, 12%। तो आइए दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं, चलो MIRR, यहाँ पर ईयर्स, सबसे पहले ईयर्स, फिर कैश इनफ्लो, फिर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर निकालेंगे और फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। अभी 1 2 3 4 5, तो कितना कैश इनफ्लो था, तो कि 20,000 था, 30,000 था, 40,000 था, 50,000 था, और ये था 30,000। देखो ये 20 30 40 50 30, 20 30 40 50 30। अभी हम 12%, चलो ये अभी 1 ईयर है, तो हम 4 ईयर्स तक इसको इन्वेस्ट करेंगे, तो यह कितना आ जाएगा, तो कि 1.12 रेज टू 4, 1.12 रेज टू 4 देखो। तो अभी फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, चलो 1.12, अभी यहाँ से नीचे से ही आप लिखो, देखो 1.12, तो अभी देखो ये हो जाएगा हमारा 1.12 रेज टू 3, ये हो जाएगा 1.12 रेज टू, क्योंकि अभी थर्ड ईयर पे है, तो 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये हो जाएगा 1.12 रेज टू 1। तो ये फिगर हमको पता है 1.12, ये तो पूरा वो का वो ही रहेगा जो है ही वो, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। तो यहाँ तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ फ्यूचर वैल्यू, 30,000 ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर है, तो उनकी फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर 30,000 ही रहेगी। चलो अभी 1.12 इंट मल्टीप्लाई करो, तो 1.2544, अभी एक बार और प्रेस करो, 1.4049, अभी एक बार और प्रेस करो, 1.5735, चलो अभी हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई करते हैं, 20,000 इंटू 1.5735, तो ये हो गया 31,470, 31,470। अभी 30,000 इंटू
1.4049, तो 42147, 42147, फिर 40,000 इंटू 1.2544, तो ये 50176, फिर 50,000 इंटू 1.12, ये हो गया 56,000। अभी 30,000 का तो वैसे ही रहेगा, तो वन GT प्रेस कर, तो 179,793 ये फर्स्ट 4 इयर्स का टोटल, उसमें 30,000 ऐड कर दो, तो 209,793 कितना आ रहा है, 209,793। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स टेक्निकली, क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। तो अभी सिर्फ दो ही कैश फ्लो हो गए दोस्तों। कौन से दो कैश फ्लो, कि टाइम t इज इक्वल टू 0, नाउ अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 1 लाख जो हम इन्वेस्ट करेंगे, और अभी हमको री इन्वेस्टमेंट करके, सी हम ऐसे एज्यूम करते कि सभी कैश इनफ्लोस को कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्ट करेंगे। अगर दोस्तों हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो आईआरआर मेथड नॉर्मली तो ऐसे एज्यूम करता है कि हम आईआरआर पे इन्वेस्ट करेंगे, तो आईआरआर जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हो जाएगा, इम्प्रूडेंट हो जाएगा, ये एंटी कंजर्वेटिव हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न हम फ्यूचर में अर्न करते ही रहेंगे, ये एज्यूम करना ये रियलिस्टिक बात नहीं है। तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ही रीइन्वेस्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अचीवेबल रहती है क्योंकि वो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के हिसाब से, प्रूडेंस कंसेप्ट से हिसाब से MIRR IRR से बेहतर मेजर रहता है फ्रेंड्स। ओके, और दूसरा रहेगा अभी 5 साल के बाद, t इज इक्वल टू 5 इयर्स, t मीन्स टाइम ईयर, टाइम लाइन के हिसाब से 209,793। तो अभी उसका मतलब क्या हुआ कि 209,793 फ्यूचर वैल्यू है 1 लाख की, क्योंकि आईआरआर पे आईआरआर वो डिस्काउंट रेट होता है जिस पे एनपीवी 0 होती है। तो MIRR वो डिस्काउंट रेट है जिनसे इन दोनों कैश फ्लोज की एनपीवी 0 रहेगी। इसका मतलब ये माइनस फिगर है, ये कैश आउटफ्लो है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं ना कि अभी 209 MIRR, अभी देखो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, देखो 209,793, 209,793, चलो डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सपोज कि MIRR के लिए मैं MIRR ही लिख रहा हूँ, 5 साल की है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई MIRR पे। चलो उसमें से हम, ये हो जाएगी इज इक्वल टू 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली इसमें से आप 1 लाख डिडक्ट करो तो एनपीवी 0 हो जाएगी। तो मतलब कि MIRR वो डिस्काउंट रेट है जिससे टर्मिनल वैल्यू की और इनिशियल इन्वेस्टमेंट की एनपीवी 0 होती है, या जो प्रेजेंट वैल्यू रहती है टर्मिनल वैल्यू की वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर रहती है। तो वो डिस्काउंट रेट को हम MIRR बोलते हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं नाउ। तो देयरफॉर अभी हम क्या करेंगे कि इनको ऊपर ले जाएंगे और 1 लाख को नीचे ले जाएंगे, साइड चेंज करते, साइड चेंज करते। तो आपको पता है मैथमेटिकली कि नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो अभी 1 माइनस MIRR रेज टू 5, 1 प्लस MIRR रेज टू 5, उसको साइड चेंज करते, तो ये हो जाएगा 1 प्लस MIRR रेज टू 5, चलो इज इक्वल टू, अभी 1 लाख साइड चेंज करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 209,793 डिवाइडेड बाय 1 लाख।
तो ये हो जाएगा 2.0979, 2.0979। ओके, अभी दोस्तों हम यहाँ पर 1/5 पावर लेंगे या फिफ्थ रूट, 1/5 पावर लो या फिफ्थ रूट लो, दोनों सेम ही चीज होती है। तो ये 5 निकल जाएगा। देखो यहाँ पर 1 + MRR दोनों साइड पे। देखो इसको हमको निकालना है 5 को, तो हम निकालेंगे कैसे कि रेज़ टू 5। अभी दोनों का 1/5 पावर ले लो। 1/5 पावर लेना या फिफ्थ रूट लेना, दोनों एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर भी 2.0979 रेज़ टू 1/5। 1/5 मीन्स 0.2, तो ये हो गया 2.0979 रेज़ टू 0.2, या फिफ्थ रूट ऑफ, ये फिफ्थ रूट भी है, ऑल्टर ऐसा भी आप लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट 2.0979। ओके फ्रेंड्स, अभी ये हो गया यहाँ पर इसकी जगह पे, देयरफॉर 1 + MIRR, ये 5 निकल गया, तो ये हो गया 1 + MIRR। चलो इस फिगर को हम कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं डर्टी पावर कैलकुलेशन। तो सिंपल कैलकुलेटर से ये कैसे कैलकुलेट करें। अगर ये टेक्निक आप नहीं जानते तो इस टेक्निक पे हमने एक ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री वीडियो पब्लिश किया हुआ है, वो देख लीजिए। डर्टी पावर कैलकुलेशन ऐसा टाइप करो तो आपको हमारे चैनल में ये वीडियो दिखेगा, कणसागर एकेडमी, डर्टी हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। ओके, तो ये विथ लॉजिक हमने समझा है उसमें। चलो यहाँ पर 2.09 मैं क्विकली कर रहा हूँ ये कैलकुलेशन। 1.1597 आ रहा है, 1.1597। तो देयरफॉर अभी दोनों साइड में से -1 कर दो तो ये 1 निकल जाएगा। तो देयरफॉर MIRR, दोनों साइड पे सेम ट्रीटमेंट करने का हमेशा मैथमेटिकली। चलो -1 इसमें से 1 निकालोगे तो 1597, ये ऑल्टरनेटिवली ये 1 को इस साइड पे ले जाओ तो साइड चेंज हो जाएगी। तो पॉइंट, ये डेसिमल है तो इसको हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज में, इंटू 100, तो 15.97%। तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट का मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15.97% है। इस प्रोजेक्ट का IRR कितना था, IRR था 18.69%। तो ये भी फाइनल आंसर है दोस्तों, तो इसको भी रेड कलर में लिख दो। तो सभी रेड कलर में आ गए आंसर्स, 15.97%। ये भी फाइनल आंसर से, तो ये रेड कलर में आ गए दोस्तों। और ये IRR भी, तो ये तो यहाँ पर मैंने लिखा ही है। अभी देखो ये IRR से कम है नेचुरली, क्योंकि IRR में हम क्या एज्यूम करता है कि सभी इन्वेस्टमेंट IRR पे होते हैं, मगर एक्चुअली ये 18.69% रेट बहुत ज़्यादा है। इसको हमेशा फ्यूचर में अर्न करेंगे ऐसा एज्यूम करना, ये एक तरह की बेवकूफ़ी होगी, ये वो इम्प्रूडेंस होगा। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के हिसाब से देखो तो ऐसे एज्यूम करना बेहतर रहता है कि ये सब री-इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल या 12% पे होते। तो हमने वैसा किया और फिर हमने IRR कैलकुलेट किया, तो वो IRR को हम MIRR बोलते हैं, और वो हमको मिल रहा है 15.97%। मैंने ये भी समझाया आपको कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये एक ही एग्जाम्पल से सभी इम्पोर्टेंट कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यहाँ पर स्टडी की। तो ये एक तरह का रिवीजन भी हो गया और एक तरह का क्विक स्टडी भी हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हमारी CA फाइनल AFM में हम बहुत ही बढ़िया हमारा जो कोर्स रहता है, पेन ड्राइव रहता है, तो वो भी आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं दोस्तों जब आप CA फाइनल में आएंगे। और हमारी चैनल्स भी आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको लॉट ऑफ फ्री नॉलेज मिलेगा। हिंदी चैनल भी है और इंग्लिश मीडियम के लिए एक अलग चैनल है। अ, सभी में दोनों इक्वल क्वालिटी का कंटेंट आपको उपलब्ध होता है फ्रेंड्स। तो इसके साथ हम हमारा डिस्कशन यहाँ पर समाप्त करते। सिर्फ एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक मेथड पे एक डिटेल में आपको कंसेप्चुअल डिस्कशन चाहिए, डिटेल में मल्टीपल एग्जांपल से सॉल्यूशन चाहिए, तो हर एक टेक्निक पे एक अलग वीडियो
हमने यही सीरीज़ में पब्लिश किया है, तो आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी एंड आदित्य सर। थैंक यू।